प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम हमारे वसंत किताब के दूसरे अध्याय पे आ रहे हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ के लेखक हैं कामतानाथ। लाख की चूड़ियाँ जैसे सुनने से ही पता चल रहा है कि एक वृत्ति, एक पेशा छुपा हुआ है। लाख की चूड़ियाँ आपने अक्सर देखा होगा कि अपने घर में जो माएँ होती हैं वो चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, और वो चूड़ियाँ जो होती हैं लाल रंग की होती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में सावन आने वाली है, उसी में भी वो जो महिलाएं होती घर की वो लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं और उसको पूजा भी करती हैं। तो आज हम हमारे इस पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियों को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ। मैंने पहले से ही इन कठिन शब्दों को छांट कर रख लिया है। चाव, चाव का मतलब होता है आग्रह या शौक। सहन, सहन मतलब कि आंगन। भट्टी यानी कि अंगीठी या चूल्हा जिसे आप कहते हो। मचिए, मचिए मतलब पीढ़ा जिसे बोलते हो, हिंदी में पीढ़ी बोलते हैं। मनिहार, मनिहार एक पेशे का नाम है, मतलब जो चूड़ियाँ बनाता है उसे हम मनिहार कहते हैं। जिस तरह से लोहार होते हैं, सुनार होते हैं, वैसे ही मनिहार। पेशा, पेशा का मतलब रोजगार, मतलब काम, जो काम करके चलता है उसे हम उसकी पेशा कहते हैं। खपत, खपत मतलब कि बिक्री होना या समाप्ति होना, लेकिन इस पाठ के हिसाब से हम इसको बिक्री के रूप में लेंगे। कुड़, कुड़ उठना मतलब कि जल जाना, ईर्षा से जल उठना। मुंगेरियाँ, मुंगेरियाँ मतलब एक बेलन आकृति होती है जो चूड़ियाँ बनाने के काम में आती है। विरले, विरले का मतलब बहुत ही रेयर, मतलब कि बहुत ही कम। और भापली, भापली का मतलब जान जाना। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई दूसरे शब्द में आपको कठिनाई आती है तो बाद में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियों में खास करके हमारे पास दो किरदार हैं जो प्रमुख हैं। एक है बदलू और दूसरे हैं खुद लेखक। लेखक जो है अपने मामा के गांव हर ग्रीष्म अवकाश में या छुट्टियों में जाते हैं, और वो अपने गांव में बड़े चाव से जाते थे, बड़े आग्रह से जाते थे। और उनके आग्रह का मुख्य कारण यह था कि वे जब भी गांव जाते थे तो गांव से वे रंग बिरंगे लाख लेकर वापस आते थे, जो कि किसी भी बच्चे का मन को मोह सकता था। और वही लाख की गोलियों के लिए वो बार बार अपने गांव जाना चाहते थे। उनके गांव में एक आदमी था जिसका नाम बदलू था। बदलू, उसके मामा के गांव का होने के कारण उसको, लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वे उसको बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते हैं। क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते हैं, तो उसी के हिसाब से ही लेखक भी उनको बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू का घर एक ऊंचे जगह पर था। उस ऊंचे जगह पर उनकी जो सहन था, यानी कि जो आंगन था, उस आंगन पर वो एक नीम के पेड़ के नीचे एक मचिए के ऊपर बैठकर वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए उसके, जब हम उसके घर की कल्पना करते हैं, जब हम उसके घर के वर्णन करते हैं, ये देखा जाता है कि एक नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के पास आंगन में वो मचिए पर बैठा हुआ मुंगेरियाँ, मुंगेरियाँ जो होता है मैं पहले बता चुका हूँ, वो एक लकड़ी होता है जो बेलन नुमा होता है। जिस तरह का आपका घर में रोटी सेकने के लिए या रोटी बेलने के लिए जो लकड़ी का बेलन होता है, उसी तरह का आकार होता है। एक तरह से आप उसको पकड़ सकते हो और दूसरी तरफ से वो धीरे धीरे चौड़ा होते हुए आगे की तरफ चौड़ा होता है और पीछे की तरफ पतला होता है। और उसके चारों ओर जो होते लाख की सलाखों को, लाख को पिघलाया जाता है। लाख को पिघलाने के बाद थोड़ा ठंडा किया जाता है और उसको पतली पतली सलाखें या रॉड की तरह शक्ल दे दी जाती है, और उसको फिर उसके ऊपर लपेट कर गोल आकार दे दी जाती है। तो वो उस सहन में मचिए पर बैठकर उसके सामने ही एक अंगीठी जल रही होती है, यानी कि भट्टी या चूल्हा। उस पर वो लाख को पिघला कर उसमें से वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू
के पास जब भी लेखक जाते थे तो बदलू उनका बहुत ही आग्रह से उनका सत्कार करता था, उनका आवाभगत करता था। उनके आते ही वो उनको बैठने के लिए मचिया देता था, उनके साथ अच्छी बातचीत किया करता था और कभी कभी तो वो उसके घर में जो गाय होती थी उसकी मलाई और उसके खेत के बहुत ही स्वादिष्ट आम दिया करता था। बदलू अपने लाख की चूड़ियों के लिए न केवल उस गांव में प्रसिद्ध था बल्कि आसपास के पड़ोस के गांवों में भी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। आसपास की महिलाएं भी आकर उसके पास से लाख की चूड़ियाँ ले जाते थे। उसकी इतनी ज़्यादा ख्याति थी लाख की चूड़ियों के लिए और उसका इतना ज़्यादा महत्व था कि वो लाख की चूड़ियों को बड़े ही ऊंचे खर्च में या बड़े ही ऊंचे दाम में दिया करता था। बदलू पेशे से मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ियाँ बनाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो बदलू पेशे से मनिहार था और लाख की चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वो लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाकर अपना जीवन अतिवाहित करता था और लाख की चूड़ियों से उसकी प्रसिद्धि थी। लाख की चूड़ियाँ उसकी इतनी ज़्यादा खपत होती थी कि वो बना भी नहीं पाता था। उसका बिक्री का या चीज़ों को देने का जो उस समय का प्रचलित आधार था वो वस्तु विनिमय था या बार्टर सिस्टम, जिसे आप के रूप में जानते हो। मतलब कि एक चीज़ देते हैं, उसके बदले में दूसरी चीज़ ले लेते हैं। तो इस तरह वो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही अपनी चूड़ियाँ बेचा करता था। तो लोग उसके पास से कुछ भी ज़रूरत के सामान देकर जो उसको ज़रूरत होती थी वो चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू से भले ही साल भर कोई बिना पैसे के भी चूड़ियाँ ले जाए, परंतु जब बात आती थी सुहाग की जोड़ी की, यानी कि शादी के समय भी लाख की चूड़ियों की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी होती है। तो जब शादी हुआ करती है या जब शादी होती है उस समय जो लाख की चूड़ियाँ चाहिए उसके लिए वो दुगने पैसे या दुगने चीज़ें वसूल करता है। जैसे कि एक बार तो ऐसा हुआ कि गांव का जो ज़मींदार था वहाँ पर जब उसकी शादी हुई तो उसको उस चूड़ियों के बदले पहले अनाज, उसके लिए टोपी, कमीज़, उसके घरवारी के लिए साड़ी और जो पैसे मिले सो अलग। इसीलिए जब शादी की बात आती थी या सुहाग की बात आती थी, सुहाग की जोड़ों की बात आती थी, उस समय इन्हीं लाख की चूड़ियों का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। बदलू और लेखक बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त बन चुके थे और जो बदलू था वो लेखक को लला के नाम से पुकारता था। तो जब भी लला या लेखक उसके पास आते थे तो उसका बहुत ही ज़्यादा वो स्वागत करता था, उनका बहुत ही ज़्यादा वो खातिरदारी किया करता था। तो कभी कभी जब बातें होती थी दोनों में तो लेखक कहते थे कि बदलू काका देखो, आप तो इतना कुछ बनाते हो, चूड़ियाँ बनाते हो, परंतु जो शहर में है जो महिलाएं वहाँ की हैं वो लाख की चूड़ियाँ को पसंद नहीं करती, वो कांच की चूड़ियों को पहनती हैं। तो वहाँ पर बदलू कहा करता था कि देखो लल्ला, बात अलग है, गांव की अलग है और शहर की अलग है। जो शहर की महिलाएं होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, मतलब कि बहुत ही कोमल होती हैं और वो इतनी वजनदार लाख की चूड़ियाँ अगर पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ सकती है। और शहर की बात कुछ अलग है, क्योंकि शहर का जो रहन सहन होता है वो अलग बात होता है। शहर की जो महिलाएं होती है वो तो अपने पति का हाथ पकड़कर भी चलती हैं, परंतु गांव में वैसा नहीं है। इसीलिए गांव में अलग है और शहर की अलग है। तो शहर की जो लड़कियां हैं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं वो उनके लिए ठीक है, परंतु अगर मैं कभी गांव में ये देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो जाती है अगर मैं किसी के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता हूँ। बदलू को सिर्फ एक ही चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ थी कि किसी के कलाई में भी वो अगर कांच का चूड़ियाँ देख लेता था तो वो खिंच उठता था या चिढ़ जाता था। वैसे समय बीता। एक बार हुआ यूँ कि लेखक जो थे वो तो हर गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव या अपने मामा गांव आया करते थे
परंतु समय के चलते, समय के चाल के साथ ही साथ लेखक के पिताजी का तबादला एक दूर के शहर में हो गया, जिस कारण वे और अपने मामा के गांव नहीं आ सके। इस तरह से कई साल बीत गए। कई साल के बाद लेखक भी बड़े हो चुके थे और एक दिन अचानक से वे अपने गांव लौटे। जब वो लगभग बदलू को भूल चुके थे, तो बदलू की उनकी याद नहीं आई उनको। फिर एक दिन ऐसा एक वाकया हुआ, घटना घटी कि उनकी जो मामा की लड़की थी, तो वो खेल रही थी और उसने अपने हाथों में जो है कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी। तो जब वो किसी अकस्मात से नीचे गिर गई तो वो कांच की चूड़ी टूट गई और वो कांच की चूड़ी उसी कलाई में घुस गई और उससे वो जख्मी हो गई और खून भी बहुत बहने लगा। उस लेखक उस समय अकेले थे घर में, तो उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने के बाद उन्हें अचानक से याद आया कि अरे हाँ, जो बदलू है, या वो जो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। उसके पास मैं बहुत दिनों से नहीं गया और कई साल हो गए मैं मामा गांव में आ नहीं पाया था, इसीलिए उससे मिल नहीं पाया था। तो वो एक दिन बदलू के घर पहुंच गए। उस समय उन्होंने एक अलग ही मंजर देखा या अलग ही वातावरण देखा। जो पहले नीम के पेड़ के नीचे जो भट्टी दहकती रहती थी और भट्टी के पास जो बदलू मचिए पर बैठकर मुंगेरियों में जो लाख की सलाखें चढ़ाकर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, अब वो जो चूल्हा था या वो अंगीठी थी वो शांत पड़ी हुई थी, मतलब नहीं चल रही थी। तो उन्होंने थोड़ा नज़र दौड़ाया, बदलू वही बैठा हुआ था। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि काका मैं हूँ। तो कई साल बीत जाने के कारण और उम्र बढ़ने के कारण जो बदलू था वो लेखक को पहचान नहीं पाया। फिर जब उन्होंने थोड़ा याद दिलाया कि अरे मैं वही हूँ जो आपसे गर्मियों छुट्टी में आकर लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ लिया करता था, तब वो पहचान गया, याद आ गई उसको और उसने कहा अरे लला बैठो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसने फिर मचिया दिया और फिर लेखक को बिठाया। कई समय तक थोड़ी शांति छाई रही। फिर कुछ समय चुप बैठने के बाद लेखक ने पूछा कि बदलू काका, और आप लाख की चूड़ियाँ नहीं बना रहे हो? तो बदलू बड़ा ही उदास होकर कहने लगा, कहाँ लला, अब तो है मशीनी युग आ चुका है, मशीनी युग आ चुका है और मशीनों का ही बोलबाला है। मशीनों से बनी हुई चीज़ें ही लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कौन पूछता है लाख की चूड़ियों को? और जो लाख की चूड़ियों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छे और सुंदर कांच की चूड़ियाँ बन पाती हैं और वो लाख की चूड़ियों से कई ज़्यादा सस्ती भी होती हैं। इसीलिए अब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं और लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। कई साल हो गए मैंने लाख की चूड़ियाँ बनाना छोड़ दिया है। और ये कहने के बाद वो थोड़ा शांत हो गए। लेखक बदलू के चेहरे पर, उसके मन पर छिपे हुए उस दर्द को भाप गए या जान गए। फिर उन्होंने बात को बदलते हुए कहा कि ठीक है, और जो गाय थी उनका क्या हाल है? उनका क्या हाल है कि पूछने के बाद वो और भी ज़्यादा दुखी होकर कहने लगा कि गाय तो 2 साल पहले ही मैंने बेच दी। इस बात से यह पता चल रहा है कि बदलू कितना ज़्यादा उदास हो चुका था। बदलू की पूरी जीवन यापन का सहारा छीन चुका था। अब उसकी आर्थिक स्थिति एकदम से खराब हो चुकी थी। उसका धंधा एकदम से बंद हो चुका था, चौपट हो चुका था। और उस कई सालों से क्या, कई पीढ़ियों से काम कर रहे उस खानदानी या पैतृक पेशा जो था एक तरह से लुप्त होने को आ चुका था। फिर वो खांसने लगा। इसको देखकर लेखक सोच रहे थे, तभी जो बदलू था उसने भाप लिया, कहा कि नहीं लला, आप जो सोच रहे हो दमा है, ऐसी नहीं है, ऐसी साधारण सी खांसी चली जाती है। उसके बाद उसने कहा अच्छा रुको, इस बार मेरे खेत में जो कुछ आम के पेड़ लगाए हुए हैं उस पर बहुत ही अच्छे आम आए हैं, आप कुछ आम खा के जाओ।
मैं ऐसे कैसे आपको जाने दूंगा, भले ही मलाई नहीं है पर इस बार ही एक पेड़ तैयार हुआ है, मतलब कि इस बार ही उस पेड़ पर नए फल आए हैं, पहली बार आप उन फलों को चख कर जाइए। उसके बाद वो आवाज़ देता है, उसकी जो बेटी, ठीक है, अंदर से कुछ आम लेकर आती है टोकरी में। तो उस टोकरी में वो आम बहुत ही सुंदर होते हैं, गुलाबी रसीले। उन आमों को पकड़कर वो कुछ अच्छे छाँट कर देता है, और तो लेखक उन टाल देते हैं कि नहीं चाचा, इतने कहाँ खा पाऊँगा। तो फिर बोलते अरे वाह, ऐसे कैसे, इतने साल बाद आए हो और आपकी उम्र में हम तो कई सारे आम ऐसे ही चट कर जाते थे, तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो तब जो रज्जो यानी कि जो बदलू की बेटी, उसने अपने हाथ से ही कुछ आम लेखक की ओर बढ़ा दिए, लेकिन उस समय लेखक का ध्यान उस आम से ज़्यादा रज्जो के कलाइयों पर था। रज्जो के गोरे हाथों पर लाख की चूड़ी का एक जोड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उस लाख की चूड़ियों के ऊपर लेखक का ध्यान एकटक से रुक गया। उनकी नज़र को देखकर बदलू जान गया और कहने लगा, लला, यही वो आखिरी जोड़े हैं जो मैंने बनाए थे। ज़मींदार साहब इसकी बहुत ही कम पैसा दे रहे थे। जैसे कि तुम जानते हो कि मैं भले ही साल भर कुछ भी ना लूँ, लेकिन जब सुहाग के जोड़े की बात आती है तब मैं उसके उचित मूल्य लेना पसंद करता हूँ। लेकिन जो ज़मींदार थे वो मुझे 10 आने ही दे रहे थे। 10 आना मतलब कि आप जानते हो, जैसे 4 आना बोलते हो, 4 आना का मतलब होता है 4 आना। एक आना का कीमत जो होती है वो 6 पैसा होती है। इस हिसाब से 16 आने के 1 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो जो ज़मींदार साहब थे उनको 10 आना दे रहे थे, तो इस दाम से या इस मूल्य से वो खुश नहीं था, इसलिए उसने ज़मींदार को ये जोड़े नहीं दिए और अपने पास रख लिए, और वही जोड़ा उन्होंने अपने बेटी को पहनाया था। इन सब से लेखक के मन में एक ही बात आती है कि भले ही बदलू आज पूरी तरह से टूट चुका है, आर्थिक रूप से टूट चुका है, और वो उसकी मंदी में इस तरह हालत हो चुकी है कि वो उसको अपनी गाय बेचनी पड़ी, यहाँ तक कि अपना जो पेशा था, पैतृक पेशा, उसे छोड़ना पड़ा। परंतु उसका जो व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था। कांच की चूड़ियाँ जिस तरह से बहुत ही नाजुक होती है, थोड़े से टक्कर से ही, थोड़े से ही समस्याओं से ही टूट जाती हैं, वैसी उसकी जो व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं था। वो लाख की चूड़ियों की तरह सशक्त था और वो आज भी नहीं टूटा था और अपना व्यक्तित्व को लिए हुए संभाले हुए था। इस पाठ से हमें कई चीज़ें सामने उभर कर आती हैं, जैसे 2 चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली बात कि मशीनी युग के आने से, ये तो अच्छी बात है कि मशीनी युग के आने से कारण आज बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम पैसे में हमको मुहैया हो पा रहा है। परंतु हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे इस भारत, जो कि ग्रामों का देश है, मतलब कि गांव से ही हमारा भारत बसता है, उस गांव में आज भी ऐसे बहुत सारे पैतृक पेशे हैं जिनके माध्यम से चूल्हे जलते हैं, घर में अनाज आता है। तो उन पारंपरिक पेशों को हमें बढ़ावा देना चाहिए और वही हमारे सांस्कृतिक धरोहर के परिचायक भी हैं। और दूसरी बात कि हमारे व्यक्तित्व को ऐसा होना चाहिए जो कई समस्याओं में से आने पर भी जो अड़िग रहे, दृढ़ रहे। ऐसा नहीं कि हम छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाएं। तो इस तरह से यह पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। लाख की चूड़ियाँ।